हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बारे में। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है? देखिए, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री दो वर्ड से मिलकर बना है। एक तो हो गया इलेक्ट्रो और दूसरा हो गया केमिस्ट्री। इलेक्ट्रो का मतलब क्या? इलेक्ट्रो का मतलब सिंपली इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। और केमिस्ट्री का मतलब हमारा अपना केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शन। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी को यूज करके या तो हम केमिकल रिएक्शन करवाएंगे या फिर केमिकल रिएक्शन जो होता है उसको यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे। ठीक है, तो मोटा मोटी यही काम है कि या तो हम इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन करवाएंगे या फिर जो केमिकल रिएक्शन होते हैं उनको यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाएंगे। तो ये कैसे करते हैं हम लोग, चलिए देखते हैं। तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में जनरली दो तरह के सेल्स होते हैं। कितने तरह के? दो तरह के सेल्स। एक तो हो गया हमारा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और दूसरा हो गया हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो चलिए देखते हैं कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स क्या होते हैं। थोड़ा सा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो नेचर में जब भी कोई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन से जो एनर्जी निकलती है उसको यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करवाएंगे। उस सेल को बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। यानी कि जो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, उसको यूज करके हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी। और जिस सेल का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है? जो रिएक्शन अपने आप होता है किसी भी डायरेक्शन में और कोई एक्सटर्नल एनर्जी हमें उसको देने की जरूरत नहीं पड़ती है, उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। जैसे कि पानी ऊपर से नीचे की तरफ ऑटोमेटिक गिरता है, उसके लिए तो हमें कोई एक्सटर्नल एनर्जी की जरूरत नहीं है। उस तरह की रिएक्शन को हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, और उसको यूज करके हम लोग बनाते हैं इलेक्ट्रिसिटी। ये हो गया इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। तो फिर इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो ये वो सेल है जिसके मदद से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करके किसी भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को कैरी आउट करवाते हैं। इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग इस्तेमाल करके, इलेक्ट्रिसिटी को हम लोग यूज करके किसी भी नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को हम लोग करवाते हैं। अब ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन क्या है? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन का मतलब है कि जो रिएक्शन अपने आप नहीं होता है। जैसे कि वही पानी वाला एग्जांपल, पानी ऊपर से नीचे की तरफ तो ऑटोमेटिक आता है, लेकिन ऊपर से नीचे की तरफ तो जाएगा नहीं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक मोटर को फिट करना पड़ेगा, और मोटर फिट किया तभी जाके पानी नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा। और हमने एक्सटर्नल इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया ताकि पानी नीचे से ऊपर की तरफ जा सके। यानी कि वो अपने आप नहीं हो रहा था, हमने इलेक्ट्रिसिटी दिया उसको तभी जाके वो कैरी आउट हो पाया। इसलिए इलेक्ट्रोलिटिक सेल का काम यह है कि जो रिएक्शन अपने आप नहीं होते हैं नेचर में, उनको करवाने के लिए हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो मोटा मोटी यही इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का सार है। लेकिन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो है, जो हमें जानने की जरूरत है, वो है कि इसका जो बेस है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का, किस बेसिस पे ये फंक्शन करता है, तो वो है रेडॉक्स रिएक्शंस। कौन से रिएक्शंस? रेडॉक्स, रेडॉक्स रिएक्शन। तो चलिए हम लोग बात करते हैं रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में, जो कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस है। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होते हैं? तो ये जो रेडॉक्स रिएक्शन है दो चीजों से मिलकर बना है। एक तो हो गया रिडक्शन और दूसरा हो गया ऑक्सीडेशन। एक तो हो गया हमारा ऑक्सीडेशन और दूसरा हो गया हमारा रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या होते हैं? ऑक्सीडेशन का मतलब है अगर कोई भी स्पीशीज इलेक्ट्रॉन को लूज करे तो उस रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग ऑक्सीडेशन। जैसे कि जिंक है, सॉलिड स्टेट में है, वो स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए Zn2+ आयन बनाएगा जो कि इक्वल स्टेट में होते हैं, और साथ ही साथ दो इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन। रिडक्शन क्या होता है? जिंक के ही अपोजिट कॉपर होता है जो कि 2+ ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है एक्वस फेज में। वो क्या करता है कि दो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है ताकि कॉपर सॉलिड बना सके। तो कॉपर 2+ स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन को अपने तरफ खींचेगा ताकि वो कॉपर सॉलिड बना सके। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं रिडक्शन।
तो ऑक्सीडेशन में इलेक्ट्रॉन लूज होता है और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन गेन होता है, सिंपल। तो जिन रिएक्शन में ये दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन साथ मिलके होते हैं, उस रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जैसे कि इन दोनों को चलो कंबाइन कर लेते हैं, कैसे होगा वो ना, जिंक है जो कि सॉलिड स्टेट में है और यहाँ पे हमारा कॉपर 2+ है जो कि एक्वस फेज में है। दोनों को जैसे हमने कंबाइन किया तो जिंक अपना स्टेबिलिटी अटेन करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा और लूज करके वो बनाएगा जिंक 2+ आयन जो कि एक्वस फेज में होता है। और उसी टाइम कॉपर 2+ इन जिंक के छोड़े हुए 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनाएगा कॉपर सॉलिड। तो मोटा मोटी देखा जाए तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन लूज करके जिंक ने बनाया Zn2+, तो इसका हो गया ऑक्सीडेशन। और कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन को गेन करके बनाया कॉपर सॉलिड और इसका हो गया रिडक्शन। और इस ओवरऑल रिएक्शन को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, ये हो गया हमारा इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेस। इसी कॉन्सेप्ट पे बेस करके ही हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के। तो हमने रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में पढ़ा और अभी उस रेडॉक्स रिएक्शन की कॉन्सेप्ट को बेस करके अभी हम पढ़ने वाले हैं डैनियल सेल के बारे में, जो कि एक तरह की इलेक्ट्रोकेमिकल सेल होता है। डैनियल सेल, डैनियल सेल कि डैनियल सेल क्या होता है। देखिए, डैनियल सेल एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है जिसमें हम लोग जिंक और कॉपर का यूज करते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन पहले देखते हैं कि क्या है डैनियल सेल में। तो अब हम डैनियल सेल के बारे में पढ़ने वाले हैं, इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं कि ये इसको कैसे हम बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। डैनियल सेल को बनाने के लिए हमें 2 कंटेनर की जरूरत है। 2 कंटेनर, एक कंटेनर में हम लोग क्या लेते हैं ना, एक कंटेनर में हम लोग जिंक सल्फेट का सोल्यूशन ले लेते हैं और उसमें डिप करते हैं एक जिंक रॉड को, एक जिंक रॉड को, और यहाँ पे हो गया हमारा ZnSO4 का सोल्यूशन। दूसरे कंटेनर में हम लोग क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट की सोल्यूशन जो कि ब्लू कलर का होता है, ठीक है, और उसमें हम डिप करते हैं एक कॉपर इलेक्ट्रोड को, कॉपर इलेक्ट्रोड को, और दोनों को एक एक्सटर्नल वायर की मदद से हम लोग इसे कनेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे एक इलेक्ट्रिक बल्ब भी लगा लेते हैं इलेक्ट्रॉन फ्लो को दिखाने के लिए। तो जिंक और कॉपर रॉड को हमने डिप कर लिया, लेकिन हमें पता है कि जो जिंक है ना वो तो इलेक्ट्रॉन लूज करने को तैयार है, यानी कि ये जिंक सॉलिड से Zn2+ एक्वस में कन्वर्ट होगा और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन को लूज करता जाएगा। और Zn2+ जो है ये इस सोल्यूशन में पहले से तो थे ही जिंक सल्फेट में, लेकिन अब ये जिंक रॉड धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन को लूज करके Zn2+ को इस सोल्यूशन के अंदर छोड़ता जाएगा और रॉड में इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन वो बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन की मात्रा से वो रॉड में बढ़ जाएगी। लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रहेंगे नहीं, क्यों नहीं रहेंगे, क्योंकि कॉपर सल्फेट की जो सोल्यूशन है, यहाँ पे जो कॉपर 2+ है वो तो तैयार बैठा हुआ कि कैसे मुझे कहीं से इलेक्ट्रॉन मिले और मैं कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो जाऊं। तो यहाँ पे क्या होगा ना, जो कॉपर 2+ है जो कि एक्वस फेज में है, वो ये इन इलेक्ट्रॉन को लेके, 2 इलेक्ट्रॉन को लेके वो बनाएगा कॉपर सॉलिड, और धीरे धीरे ये जो कॉपर सॉलिड है वो इस कॉपर की जो रॉड है इसके ऊपर जमा होता जाएगा और इसकी जो थिकनेस है वो बढ़ता जाएगा। और साथ ही साथ हमारा जो जिंक का रॉड है ये धीरे धीरे पतला होता जाएगा, क्यों, क्योंकि ये Zn2+ बना रहा है। तो जैसे इसकी थिकनेस बढ़ रही है तो इस सोल्यूशन के अंदर क्या बढ़ता जाएगा, इस सोल्यूशन के अंदर जो सल्फेट आयन है उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी। क्यों, क्योंकि कॉपर तो 2+ बन के, कॉपर 2+ जो था वो कॉपर बन के इस रॉड में डिपोजिट हो गया, तो सोल्यूशन के अंदर कौन बचेंगे, सोल्यूशन के अंदर बचेंगे हमारे सल्फेट आयन। तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेगा, इलेक्ट्रिसिटी जो है, इलेक्ट्रिसिटी वो अपने आप यहाँ से, क्योंकि द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओके, इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक फ्लो हो रहा है और इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से यहाँ तक फ्लो कर रहा है। लेकिन कुछ देर के बाद क्या होगा कि ये जो बल्ब हमारा जल रहा था क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर रहा था वो बुझ जाएगा। क्यों बुझ जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन फ्लो होने से पहले ये जो हमारा जिंक सल्फेट सोल्यूशन था वो न्यूट्रल था,
और ये जो हमारा कॉपर सल्फेट सोल्यूशन था वो भी न्यूट्रल था। लेकिन जैसे इलेक्ट्रॉन फ्लो किया तो इस सोल्यूशन के अंदर Zn2+ आयन की कंसंट्रेशन क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और इसके ये जो सोल्यूशन कॉपर सल्फेट है, यहाँ पे सल्फेट आयन की जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो गया। तो ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया और ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। तो कोई भी सोल्यूशन नहीं चाहेगा कि उसके अंदर चार्ज डेवलप हो। तो इसीलिए जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ फ्लो कर रहे थे, ये जो Zn2+ है ये इन इलेक्ट्रॉन को खींच लेंगे और फ्लो करने नहीं देंगे, जिसके वजह से हमारा जो बल्ब है वो जलना बंद कर देगा। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, अभी एक ब्रिज बनाएंगे जिसको बोलते हैं हम लोग सॉल्ट ब्रिज। वो कैसा होता है, वो एक्चुअली ग्लास का उल्टा यू करके एक ट्यूब होता है जिसे हम ग्लास से बनवाते हैं, और उसके अंदर हम लोग कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट जैसे कि KCl NaCl ये डाल देते हैं, यानी कि इसके अंदर KCl होगा जो कि एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, और इसके अंदर एक जेली टाइप का सब्सटेंस होगा। क्यों जेली टाइप का सब्सटेंस इसलिए होगा ताकि जो K+ है ये यहाँ आ सके, और ये जो Cl, ये जो K+ है ये यहाँ आ सके, और जो Cl है ये यहाँ आ सके। तो ये सॉल्ट ब्रिज को लगाने का मकसद क्या था, हमारा मकसद ये है कि ये जो Zn2+ है ये इस आयन सॉल्यूशन को पॉजिटिवली चार्ज बना रहे हैं, और ये जो सल्फेट आयंस है ये इस सॉल्यूशन को नेगेटिवली चार्ज बना रहे हैं। तो KCl जो है ये K+ और Cl- में डिसोसिएट होगा। तो ये है नेगेटिवली चार्ज और ये है पॉजिटिवली चार्ज। तो जैसे ही K+ यहाँ आएंगे तो ये इस नेगेटिवली चार्ज आयन को न्यूट्रलाइज करेंगे, और ये जो क्लोराइड आयंस के सॉल्यूशन है जैसे ये जिंक के साथ मिलेंगे तो ये जिंक क्लोराइड बना के इस सॉल्यूशन को ये न्यूट्रलाइज कर देंगे। तो होगा इसके वजह से क्या कि ये जो पॉजिटिवली सॉल्यूशन था ये न्यूट्रल हो जाएगा, और ये जो नेगेटिवली चार्ज सॉल्यूशन था ये भी न्यूट्रलाइज हो जाएगा, और हमारा इलेक्ट्रॉन का फ्लो जो कि रुक गया था वो अब फ्लो होना शुरू हो जाएगा। यानी कि ये जो सर्किट है वो कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेंगे और हमारा जो आयॉन्स है ये यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेंगे। यानी कि जो सर्किट है देखिए ये कंप्लीट हो गया, और जिसकी वजह से हमारा जो बल्ब है वो कंटिन्यूसली तो ग्लो करता रहेगा। तो ये जो डैनियल सेल है, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्यों ऑक्सीडेशन हो रहा है, क्योंकि जिंक जो है वो Zn2+ बना रहा है, और यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, क्यों, क्योंकि कॉपर 2+ से कॉपर सॉलिड बन रहा है। तो इसको बोलते हैं हम लोग एनोड। और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में याद रखिए कि हमेशा इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन। और कैथोड ये हो गया हमारा कैथोड, और कैथोड पे होता है रिडक्शन। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए तरीका क्या है, एनऑक्स, एनऑक्स, और यहाँ पे रेड कैट, इसको याद रखें। यानी कि एनॉक्स और लाल बिल्ली या फिर रेड कैट, मतलब कि रिडक्शन हमेशा कैथोड पे होगा और एनोड पे हमेशा होगा ऑक्सीडेशन। तो ये हो गया हमारा डैनियल सेल की कंस्ट्रक्शन। तो हमने जो सॉल्ट ब्रिज लगाया था आखिर में उसका फंक्शन चलिए देखते हैं क्या होता है। फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो जो सॉल्ट ब्रिज लगाया था उसका मेन फंक्शन क्या था कि इट मेंटेन्स द इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी, यानी कि दोनों दोनों जो कंटेनर थे उसके अंदर जो चार्ज डेवलप हो रहे थे, यहाँ पे एनोड पे हमारे पॉजिटिवली चार्ज डेवलप हो रहे थे और वहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हो रहे थे, इन दोनों को न्यूट्रल करने का जो जिम्मा था वो था हमारा सॉल्ट ब्रिज का। तो इन दोनों के बीच में उसने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन कर दी। दूसरा क्या फंक्शन है सॉल्ट ब्रिज का ना, दूसरा फंक्शन ये है कि इट रिड्यूसेस द जंक्शन पोटेंशियल, इट reduces the junction potential, junction potential, जंक्शन पोटेंशियल को ये कम करता है। जंक्शन पोटेंशियल मतलब क्या, जंक्शन पोटेंशियल का मतलब ये है कि एक तरफ ये हमारे पॉजिटिव जंक्शन था और ये हमारे नेगेटिव जंक्शन था, तो कहीं पे ज्यादा पॉजिटिव और कहीं पे ज्यादा नेगेटिव ना हो जाए, ये इस चीज का भी ध्यान रखता है और दोनों को इक्वल मेंटेन करता है। ये हो गया हमारे सॉल्ट ब्रिज का दूसरा फंक्शन। और तीसरा फंक्शन क्या है इसका, इट कंप्लीट्स द सर्किट, इट कंप्लीट्स द सर्किट। तो हमने देखा था यहाँ पे जो एनोड था और यहाँ पे जो हमारा कैथोड था,
रॉड के मदद से हमने यहाँ पे एक्सटर्नल तो इसको जोड़ लिया था एक वायर की वजह से और बल्ब यहाँ पे था, लेकिन इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक तो फ्लो कर रहे थे, लेकिन आयोन्स यहाँ से यहाँ तक फ्लो करेंगे तभी जाके हमारा सर्किट कंप्लीट होगा। और इसको करने के लिए हमने यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज डाला था। तो जैसे ही हमारा ये सर्किट कंप्लीट हो गया सॉल्ट ब्रिज की वजह से, हमारा इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो गया और इलेक्ट्रिसिटी पूरा का पूरा फ्लो होता रहा और बल्ब जलता रहा सॉल्ट ब्रिज की वजह से। तो ये तीनों मेन फंक्शन है कि ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है, दोनों जंक्शन में पोटेंशियल को भी मेंटेन रखता है और सर्किट को कंप्लीट करता है। ये हो गया हमारा मेन फंक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। तो ये जो हमने डैनियल सेल पढ़ा, इसकी टोटल आउटपुट क्या थी, चलिए पहले वो देखते हैं। ठीक है, फर्स्ट आउटपुट क्या था इसका, बल्ब हमारा कंटिन्यूसली ग्लो करता रहा क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता रहा। तो बल्ब ग्लोस कंटिन्यूसली बल्ब जो था हमारा कंटिन्यूसली ग्लो करता रहा। और क्या हुआ, जो हमारा जिंक रॉड था जो कि एनोड से बना, मतलब जो एनोड था जो कि हमारा जिंक रॉड से बना हुआ था, उसकी जो विड्थ थी, उसकी जो मोटाई थी वो घटती रही। यानी कि एनोड जो कि बना था जिंक रॉड से becomes थिनर। जो जिंक रॉड था वो धीरे धीरे छोटा होता चला गया और जो कैथोड था हमारा जो कि बना हुआ था कॉपर से, ये क्या होता चला गया, ये हमारा मोटा होता चला गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन हो रहे थे, ये कॉपर हमारा इलेक्ट्रॉन को लेके, कॉपर 2 प्लस हमारे इलेक्ट्रॉन को लेके कॉपर मेटल बना रहा था और वो मेटल जाके इस इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा था। और एनोड पे क्या हो रहा था, यहाँ पे एनोड था, जिंक हमारा जो था जिंक वो Zn2 प्लस बना रहा था और इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा था। तो धीरे धीरे इसकी जो मोटाई है वो ये पतला होता जा रहा था और हमारा जो कैथोड था जो कि कॉपर से बना हुआ था वो मोटा होता जा रहा था। ठीक, तो ये हो गए हमारे आउटपुट का डैनियल सेल। तो इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, चलिए पहले वो देखते हैं कि डैनियल सेल को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो डैनियल सेल हमने बनाया कैसे था, पहले जिंक लिया था और फिर कॉपर लिया था, ऐसे बनाया था हम लोगों ने, एनोड था और कैथोड था। ठीक इसी तरह ही जिंक था जो कि सॉलिड था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, Zn2 प्लस में जो कि एक्वस फेज में था। बीच में हमने क्या लगाया था, एक सॉल्ट ब्रिज, और फिर कॉपर एक्वस फेज में था जो कि किस में कन्वर्ट हो गया, कॉपर सॉलिड में। तो ये हो गया हमारा फेज बाउंड्री, और ये हो गया हमारा सॉल्ट ब्रिज। ये कौन सा पार्ट था जहां पे हमारा ऑक्सीडेशन हो रहा था, ये था हमारा एनोड, और यहाँ पे क्या हो रहा था, रिडक्शन। तो ये हो गया हमारा कैथोड। तो ये हो गया हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डैनियल सेल।